अच्छा, इसमें और लोग गलती क्या करते हैं, देखो लोग जो इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा याद रखने की ट्राई करते हैं कि हर फैक्ट्स जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है वो रट लेते हैं, इसको इतना बजट अलॉट हुआ, इसके इतने करोड़ के बजट हुए। ऐसी चीजें एग्जाम में वास्तव में याद नहीं रहती। तो मैं ट्राई करूंगा ओनली रिलीवेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाने की। ये डाटा आपको एग्जैक्ट ध्यान होना चाहिए। और RS प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट ये जिसका एग्जाम 2 फरवरी 2025 को होना है, तो ये डाटा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बहुत ही शानदार सी योजना है और मुझे लगता है ये योजना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट योजना है प्रीलिम्स के लिए और ये योजना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए तो मुझे लगता है कि पक्का इसमें से कोई न कोई फैक्ट से आएगा। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स नोट्स की इन क्लासेज में। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की इकोनॉमी को। राजस्थान की इकोनॉमी में अपने शुरू करेंगे क्योंकि जो राजस्थान के इकोनॉमी का जो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं। तो डायरेक्ट अपने सर्वे को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्वे को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम हरीश कड़वासरा है। मैंने 2021 के जो RS एग्जाम था उसमें मेरी 269 रैंक थी। 269 मेरी रैंक थी और मुझे जिला उद्योग अधिकारी का पद अलॉट हुआ है। इससे पहले मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम दिया जिसमें मुझे BSF में असिस्टेंट कमांडेंट अलॉट हुआ। आप जानते होंगे असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम UPSC लेती है और राजस्थान के और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे SI है 2018 और 21 दोनों का मैंने एग्जाम दिया। 21 का मैंने फिजिकल नहीं दिया था, 18 का फिजिकल मेरा हुआ नहीं था। तो ये मेरी जर्नी है थोड़ी सी आपके लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो राजस्थान की इकोनॉमी की बात करते हैं। राजस्थान की इकोनॉमिक्स जो सर्वे है उसमें बेसिकली राजस्थान की इकोनॉमी की जो सर्वे है उसमें बेसिकली देखो क्या है। बेसिकली एक तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को अगर आप रट्टा याद होगा, आपको डाटा याद होंगे तो तुरंत आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको कोई उसमें इश्यू नहीं आएगा। दूसरा कि बहुत बड़ा पोर्शन लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे। तो प्रीलिम्स में 12 से 15 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हो क्योंकि एक क्वेश्चन 4/3 मार्क्स का है तो 15 क्वेश्चन का आप वेटेज निकालोगे तो 20 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब 20 मार्क्स डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात कि मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है राजस्थान से रिलेटेड जब 30 नंबर की मेंस में आता है और 30 मार्क्स में से आप मान के चलो 25 से 28 मार्क्स, इवन कई बार तो पूरा ही जो इकोनॉमिक सर्वे वहां से आ जाता है। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसमें और लोग गलती क्या करते हैं, देखो लोग जो इसमें मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा याद रखने की ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा याद रखने की ट्राई करते हैं कि हर फैक्ट्स जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है वो रट लेते हैं, इसको इतना बजट अलॉट हुआ, इसके इतने करोड़ के बजट हुए। ऐसी चीजें एग्जाम में वास्तव में याद नहीं रहती। तो मैं ट्राई करूंगा ओनली रिलीवेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाने की। जो आपको मैं और बताता चलूंगा कि ये फैक्ट्स आपको याद रखनी है, ये मोटा मोटा आपको याद रखना है। मोटा मोटा मतलब आपको एग्जैक्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये सब चीजें मैं इस पूरे सर्वे में आपको बताता चलूँ। दूसरी जो लोग मिस्टेक करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो छोड़ देते हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें उनमें फंस जाते हैं। तो मैं ये भी ट्राई करूंगा कि आपको बताता चलूँ कि इसका आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आपको ढंग से ध्यान रखना है, ये सब चीजें। RS 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट RS 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए RS प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में RS का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। और तीसरी अगेन, ठीक है,
फैक्ट्स को लोग सोचते हैं कि फैक्ट्स काम नहीं आते, पर फैक्ट्स आपको कुछ बिल्कुल पिन पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी के फैक्ट्स राजस्थान इकोनॉमी में ही काम नहीं आएंगे, आपको राजस्थान जियोग्राफी में काम आएंगे। अगर आपको साइंस एंड टेक का क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसमें राजस्थान से संबंधित बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर्वे में थोड़ा सा जिक्र साइंस एंड टेक का भी होगा। इवन हिंदी के भी कोई अगर ऐसे लिख रहे हैं राजस्थान से संबंधित, तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी आपको डाटा याद होने चाहिए, पर्यटक कितने हैं, टूरिज्म वगैरह के डाटा। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कुछ अगर इकोनॉमिक सर्वे आप हर साल आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा अपने एक तरीके से पब्लिश की जाती है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होती है? सामान्यतः अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो ये देखो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की है। ऐसा क्यों? सामान्यतः ऐसा होता है कि बजट अगर 1 अप्रैल से लेके और सरकार में 31 मार्च तक का टाइम ये होता है, इसको एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे लगभग हर साल पेश होती है फरवरी के करीब, फरवरी मान लो जनवरी है, ऐसा लगभग फरवरी में। आज इस बार थोड़ा अलग हुआ क्योंकि चुनाव थे, वो आप बातें आपको ध्यान में। तो इसमें क्या होता है 1 अप्रैल से लेके और यहाँ तक के डाटा इकोनॉमिक सर्वे में इस जब तक वो बजट पेश होता है तब तक के लगभग अपडेटेड डाटा इसमें पेश होते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रीवियस ईयर की बातें होती है कि इस साल अपने जो साल गया है वित्तीय वर्ष उसमें क्या क्या हुआ उससे, पर क्योंकि फरवरी में तो पेश ही होनी है तो डाटा लगभग दिसंबर जनवरी तक ही कैलकुलेट हो पाता है, क्योंकि उससे आगे का डाटा को सरकार को, क्योंकि डाटा उसको अगर बहुत जगह से डाटा है डिपार्टमेंट से, तो उस डाटा को सभी जगह से कलेक्ट करके उसको तैयार करने में टाइम लगता है। तो ये डाटा लगभग आप मान के चलो दिसंबर तक आता है। तो प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डाटा लगभग उसमें पेश होता है। तो अपने अगर प्रीवियस बताओगे तो यहाँ पे कुछ डाटा देखो, अगर इकोनॉमिक सर्वे आप देखो रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की यहाँ पे बातें हो रही है, मतलब 2023 के 1 अप्रैल से शुरू हो गए और 2024 में जहाँ तक पेश हुए वहाँ तक के डाटा इसमें है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर को बताती है, ठीक है, और बजट आने वाले टाइम को बताता है कि आने वाले टाइम में अपने क्या प्लान रहेंगे, क्या कुछ रहेगा, क्या एस्टिमेट है। कहते ना कि मैं इस साल में मैं जैसे होता कि किसी का आपके परिवार में कोई शादी आने वाली है तो आप कहते हैं ना कि इस शादी में मेरे लगभग 85,000 रुपये लग जाएंगे, वो तो बजट हो गया। और उसी तरीके से सर्वे क्या हो गया, क्या अगर आपके कोई पीछे उस साल में अगर आप देखते हो कि इस साल में यहाँ खर्चा लगा, यहाँ पैसे गए, तो वो एक तरीके से सर्वे होगी। तो अपने इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिक को बताते हैं कि राज्य की इकोनॉमी कैसी है। सबसे पहले जो डाटा यहाँ पे अगेन डाटा याद रखने हैं कुछ आपको चीजें। सबसे पहले कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा कि क्या होता है, पर एक बार आप डाटा याद रखने की ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें पूरी डिटेल में अपनी बात इस पे करेंगे। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? देखो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की आपको तो ये डाटा याद रखनी है कि 8.45 लाख करोड़ का लगभग ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एक डाटा करंट प्राइस पे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है 15 लाख करोड़ का, ये डाटा भी आपको ध्यान रखने। इन दोनों डाटा को आपको काम आएगा हर जगह, तो इन दोनों डाटा को आपको एग्जैक्ट याद रखना है। 15 लाख करोड़ 8.7 लाख करोड़, ओके सॉरी 8.45 लाख करोड़। अब अपनी बात करते हैं ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट क्या होती है? सीधी वृद्धि दर होती है कि पिछले साल से इस साल में कितनी जीएसडीपी में वृद्धि हुई। तो अगर अपने कांस्टेंट प्राइस पे बात करें, क्या होता है कांस्टेंट प्राइस, क्या होता है करंट प्राइस, ये मैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में जब डिटेल से अपने शुरू करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के पहले चैप्टर का नाम है मैक्रो व्यू ऑफ इकोनॉमी, तो वहां से अपने इन सब चीजों की बात करेंगे। अपने एक बार तो डाटा देख रहे हैं बस, ये पेज आप जो है वो आराम से, ये डाटा आपको लास्ट में भी काम आएंगे। परसेंटेज में बात करें तो जो कांस्टेंट प्राइस है उस पर वृद्धि दर हुई है 8.03 और करंट प्राइस वृद्धि दर कितनी है 12.56%। आपको ये डाटा एग्जैक्ट याद है रखने। अगेन सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसवी में, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन में किस सेक्टर का कितना योगदान है, क्या होता है जीएसवीए, ये मैं आप नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे सारे अगेन डिटेल में चीजें हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर का आपको ध्यान रखना है। और ये किस पे बात हो रही है? कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्यों पे बात हो रही है। स्थिर मूल्यों पे एग्रीकल्चर का योगदान है 26.21, इंडस्ट्री का है 29.84 और सर्विस सेक्टर का है 43.95। ये डाटा अगेन आपको ध्यान रखना है। और ये डाटा तो आपको, अगर मैं कहूँ कि इसमें से कौन से डाटा आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं, तो ये डाटा आपको ध्यान रखने हैं। इस डाटा में कांस्टेंट प्राइस वाला आपको डाटा बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये डाटा तो एग्जाम में एक मान के चलो कि आते ही है, लगभग हर 1-2 साल में एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको एग्जैक्ट याद रखें। करंट प्राइस पे कितने हैं इनका योगदान, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो करंट प्राइस वाले डाटा भी थोड़ा सा ध्यान रखें, कम से कम करंट इतना ध्यान रखें कि 26, 28 और 45 है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। 26, 28 और 45, एग्रीकल्चर का 26% है, इंडस्ट्री 28 है और सर्विस 45 है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डाटा यहाँ पे है, देखो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक लाइन में बता देता हूँ, अगेन नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक्सप्लेन करेंगे। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि जो जीएसडीपी होती है उसमें से उन चीज़ों को बनाने में कितनी जो चीज़ें मूल्य ह्रास हो गया उनको माइनस करते हैं तो एनएसडीपी आता है। ये कांस्टेंट प्राइस पे 7.4 लाख करोड़ का है, करंट प्राइस पे 13.6 लाख करोड़ का है। काम का डाटा नहीं है, बस मोटा मोटा ध्यान रखना आपको कि 7.4 लगभग 7 लाख और 13 लाख करोड़ का है। 7 और 13 याद रखना, बस इतना, आगे आपको इसमें एग्जैक्ट नंबर काम का नहीं है। ये डाटा है जो इंपॉर्टेंट है, और आरएस प्री के लिए ऐसे डाटा बहुत काम के। एग्जैक्ट मतलब कि स्थिर मूल्यों पे जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो है 90,831 आपको याद रखने 90831। जैसे आपको मोबाइल नंबर याद होना चाहिए 90,831, वैसे इसको याद रखो। करंट प्राइस पे कितना है 167,964 167,964 इतनी प्रति व्यक्ति आय है। क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में अपने देख लेंगे इसको। यहाँ पे कुछ चीजें हो रहा है, देखो कुछ जो ग्राफ होते हैं ना वो काम के होते हैं कि आप देखोगे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोथ रेट, स्थिर मूल्यों पर कैसे ग्रोथ रेट हो रही है। ये ग्रोथ रेट है 8.03, उससे पहले 7.81, उससे पहले 8.95। तो अपने कह सकते हैं कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों से राज्य की जो वृद्धि दर है वो 7+ ही चल रही है, लगभग 8 के करीब चल रही है। 7.81, 8.95, 8.3, ये बात आप बोल सकते हैं इस ग्राफ से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को। इसी तरीके से करंट पे कितनी ग्रोथ रेट चल रही है 12.56, 13.63, उससे पहले 17.39। तो अगेन बोल सकते हैं कि राज्य तेजी से वृद्धि करने वाले राज्यों में शामिल है, जहाँ पे लगभग वृद्धि दर 12+ की चल रही है। ये बात आपको थोड़ी सी इन ग्राफ्स का क्या आपको थोड़ा सा एक डाटा रहता है कि आइड में कि जो करंट प्राइस है उस पर 12 के जो परसेंटेज की ग्रोथ रेट है वो चल रही है, जो कांस्टेंट प्राइस है स्थिर मूल्य है उस पर 8 की जो है रेट उससे वृद्धि दर चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगेन जो अपने पहले डाटा देखा उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि करंट प्राइस पे अगर आपने देखें सर्विस सेक्टर का पहले इतना योगदान था 2011-12 में, जो अब बढ़ के कितना हो गया 45, और इंडस्ट्री का 28 और एग्रीकल्चर का 26। ये डाटा आपको ध्यान रखने। और अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो अगर देखो पर कैपिटा इनकम है ये करंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अगेन ये है स्थिर मूल्यों पे भी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है। पर इस ग्राफ से अपने एक लाइन बोल सकते हैं, अगर अपने मेंस में कोई क्वेश्चन आता है प्रति व्यक्ति, अगर अपने कहेंगे कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पे इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही जितनी ज्यादा बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2019-20 में देखो अगर ग्राफ है वो लगभग बराबर सही, थोड़ी बहुत आय इनकम बढ़ रही है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की आय अगर 2022-23 में स्थिर मूल्यों पे 84,000 थी तो अब 90,000 होगी, मतलब 6,000 रुपये बढ़ी है। सालाना 6,000 रुपये, मतलब महीने की कितनी 500 रुपये बढ़ी है, ठीक है। तो कुल मिला के 500 रुपये कमी है महीने की। अगर कोई व्यक्ति की आय 500 रुपये बढ़ी है पिछले साल से, ठीक है, तो अपने कह सकते हैं इस ग्राफ से कि ऐसी चीजें है। थोड़ा सा आप ये जो ग्राफ होते हैं वो स्टेटमेंट में काम आते हैं। कुछ इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपको ज्यादा काम की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स इतने काम के नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा कोई होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं, इनके बारे में अपने आगे डिटेल में बातें करेंगे। यहाँ पे एक डाटा है, ये डाटा कोई काम का नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मतलब होता है कि आपने जो पैसे लगाए उससे फिक्स्ड कैपिटल कितनी बनी, कितनी मशीनें आई, कितनी संपत्तियां बनी, ठीक है, वो सब चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक डाटा जो काम का है वो ये है कि इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, इसका बेस ईयर कितना है, बस ये क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। बेस ईयर 2005-06 से 2007-08 है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अगेन डाटा आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, 245 लाख, और क्या है ये 245 लाख मेट्रिक टन है, LMT है, लाख मेट्रिक टन, ठीक है। ये डाटा आपको ध्यान रखने। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका बेस ईयर आपको बस ध्यान रखना है कि बेस ईयर मतलब 2011-12 इसका है। तो ये डाटा यहाँ पे कंप्लीट हो गई। RS 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, 700+ पोस्ट RS 2024 में आई है, और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए RS प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत
खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। कुछ और चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, मतलब कुल मिला के कितनी पावर के अपने जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए कितनी चीजें अपने एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उनकी कुल क्षमता कितनी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल मतलब उनको लगा दिया है अपने, ठीक है, कितनी 24,784, ये डाटा आपको एग्जैक्ट ध्यान होना चाहिए। और आरएस प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट ही है, जिसका एग्जाम 2 फरवरी 2025 को होना है, तो ये डाटा आप ध्यान रखें। कमर्शियल क्रेडिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें एक ही डाटा इंपॉर्टेंट है, तो इस डाटा को आप ध्यान रखें। आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो राजस्थान में बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे, ये सब चीजें होगी। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपने बात जो कंटिन्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक व्यूज को, कि मैं जरा राजस्थान के मोटे मोटे डाटा है उनको डिटेल में देखेंगे, जीएसडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम। तो उम्मीद करता हूँ वो चीजें भी आपको, जो अभी अपने डाटा एक समरी देखी, उस समरी को अपने डिटेल में इस अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं कल के चैप्टर को दोबारा, ठीक है। कल अपने बात कर रहे थे राजस्थान में पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे थे, आपने कुछ देखे थे कि कहाँ कहाँ पे रिफाइनरी वगैरह, उन सब चीज़ों को हमने कंटिन्यू करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में अपने बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें अपने पहले देखी थी। अपने नेक्स्ट शुरू करते हैं, जब इंडस्ट्री की बात आई है तो राजस्थान की रिफाइनरी को कौन भूल सकता है। तो राजस्थान की रिफाइनरी को अपने देखते हैं कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जो है कहाँ पे है, बाड़मेर में। ये बात तो शायद ही कोई भूले। बाड़मेर में कौन सी जगह है, पचपदरा, ये बात आपको पचपदरा, क्योंकि नया जिला बना है बालोतरा, तो बालोतरा में आ गया, बस ये आपको ध्यान रखना है। सर्वे में बालोतरा लिखा हुआ है तो आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद इसका शुभारंभ कब हुआ, 2018 में, ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की रिफाइनरी जो उसका शुभारंभ कब हुआ, 2018 में। इसमें कौन कौन भागीदार है, एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है इसमें 74-26 का, कुल मिला के 74% हिस्सेदारी इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, और बाकी जो 26% हिस्सेदारी है वो राजस्थान गवर्नमेंट की है। BS6 के मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। ये क्या है BS6 के, ये आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब पढ़ते हैं तो रट्टा मारते रहते हैं कि BS6 के मानकों का उत्पादन करेगी, मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, वो किस स्टैंडर्ड के होंगे, वो BS6 होंगे। क्या होता है BS6, आप एक बार इस न्यूज को देखो, इस न्यूज से आपको पता चला होगा कि द सेंट्रल, या इस न्यूज को पढ़ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड दैट व्हीकल्स मेकर्स मस्ट मैन्युफैक्चर, सेल एंड रजिस्टर ओनली BS6 व्हीकल फ्रॉम। कुल मिला के देश में 1 अप्रैल 2020 के बाद में कोई भी निर्माता जो व्हीकल्स बनाता है और बेचता है उसको BS6 वाले व्हीकल ही बेचना और बनाना और रजिस्टर करना अलाउड है। अच्छा, BS6 में ऐसा क्या होता है कि उनको बार बार चेंज होते हैं। BS का मतलब क्या होता है, BS का मतलब है भारत तेज, भारत तेज। अच्छा, ये किस काम आते हैं, ये बेसिकली कुछ जो उत्पाद होते हैं उनकी क्वालिटी बताता है कि उससे इसमें कितना सल्फर होगा, इससे कितने पोल्यूशन होगा, ये सब मानकों के आधार पे उनके अलग अलग स्टेज हैं। BS स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, और 4 के बाद डायरेक्ट कौन सा स्टेज है, भारत स्टेज 6, जो अभी इंडिया में चल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखें। अब यहाँ देखो और थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लो। द फर्स्ट इमिशन नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडिया इन 1951 फॉर द पेट्रोलियम, 19 फॉर डीजल व्हीकल्स। मतलब जो डीजल और पेट्रोलियम के व्हीकल्स हैं उनसे जो इमिशंस हो रहा है, जो उनसे उत्पाद निकल रहे हैं, उनसे जो इंजन चलने पे, उनके लिए नॉर्म्स 1991 और 92 में आए थे। उसके बाद में देखो डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6, क्या डिफरेंस है। BS4 एंड BS6 आर यूनिट इमिशन नॉर्म्स। ये इमिशंस को बताते हैं। अगर सपोज करो BS4 क्वालिटी वाला अगर आप फ्यूल यूज करते हो, जैसे आपने गाँवों में सिंपल बात बताऊं, अगर आप केरोसिन यूज करते हो किसी
ट्यूबवेल के इंजन में और डीजल यूज करते हो तो आपने दोनों में धुएं में फर्क देखा होगा कि दोनों के में धुएं की मात्रा अलग अलग होती है। उसी तरीके से BS4 फ्यूल और BS6 फ्यूल अगर यूज करोगे तो धुआं उसमें निकलने वाले पदार्थ हैं उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, उस आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। तो यूनिट इमिशंस की बात है, मैक्सिमम परमिसिबल लेवल फॉर द पोल्यूटेंट्स दैट ऑटोमोटिव और टू व्हीलर्स एग्जॉस्ट कैन इमिट, ठीक है। ये सब BS6 और BS6 के जो मानक है वो उसमें जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स जो उनसे निकलते हैं उनकी मात्रा कम होती है। अच्छा, एग्जैक्ट और क्या चीज़ है इसमें, अगर इसको पढ़ो आप, इसमें क्या है, BS6 फ्यूल इज 5 टाइम्स लोअर 10 ppm एज कम्पेयर टू सल्फर, मतलब BS4 अगर फ्यूल यूज करते हैं उससे जितनी सल्फर निकलती है उससे 5 गुना कम सल्फर निकलती है अगर आप BS6 का व्हीकल BS6 वाला फ्यूल यूज करते हो। तो कुल मिला के BS4, BS6, BS3, BS2, BS1 बात स्टेज, ये फ्यूल की क्वालिटी नापता है, जितना ज्यादा स्टेज चल रही है उतनी अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। तो कुल मिला के कहने का जो मतलब है, अपने यहाँ पे जो बात कही, यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी के फ्यूल इसमें उत्पादन होगा। ये एक लाइन इसमें समझाने का मतलब ये था। तो ये जो कन्फ्यूजन आप रटते रहते हो उसका दूर मैंने कर दी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की। मैं सर्वे में दी हुई कंटेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। सर्वे में नेक्स्ट दिया हुआ है ई श्रम पोर्टल। सपोज करो कि आप सपोज करो कोई व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, ठीक है, मजदूरी करता है और उसको रोजगार चाहिए। तो एक तो तरीका है कि वो अपने आसपास में ढूंढता रहे कि कहीं भी तो उसको रोजगार मिल जाए, वहां रोजगार कर ले। अगर मैं इसको बोलूं कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छा कारीगर है ये, ठीक है, लकड़ी का बहुत अच्छा कारीगर है, और मैं एक पोर्टल बना दूं, मैंने एक पोर्टल बना दिया और जिस पे लिख दिया कि इस नाम का व्यक्ति लकड़ी का कारीगर है और यहाँ रहता है, जैसे मैंने बोल दिया कि उसको वो जयपुर रहता है और जयपुर में लोकेशन डाल दी। एक व्यक्ति है जिसको लकड़ी का कारीगर चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस पोर्टल पे जाएगा और डाटा देखेगा, अच्छा इस नाम का व्यक्ति है, लकड़ी का कारीगर है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, तो क्यों ना मैं इस व्यक्ति को यहीं से हायर कर लूं। कुल मिला के जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक है उनका डाटाबेस है ना, वो ई श्रम पे है। ई श्रम एक पोर्टल, एक तरीके से वेबसाइट है जिसपे सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनका डाटा डाल दिया ताकि उनको रोजगार मिल सके और वहां से लोग डायरेक्ट रोजगार ले सके। अच्छा, इसमें क्या है, ये कब शुरू हुआ, 26 अगस्त 2021 से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आयु इसमें कौन व्यक्ति इसमें रजिस्टर कर सकता है इस पोर्टल पे, 16 से लेकर 58 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें रजिस्टर कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये पोर्टल की मैंने इमेज डाली है कि ई श्रम पोर्टल पे क्या लिखा हुआ है। ये ई श्रम पोर्टल के खुद के वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कुल मिला के ई श्रम पोर्टल किसने विकसित किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर, ठीक है, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय ने ये मिलकर जारी इसको किया है। इंपोर्टेंस, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंटिन्यू वर्किंग ऑन द इंप्रूविंग, और इसका इन मिनिस्ट्री का काम क्या है कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, उनकी लाइफ को क्वालिटी इंप्रूव हो, वो अच्छे से जी सके, उनको अच्छा रोजगार मिले, उनको अच्छे पैसे मिले, ये सब उनका काम है, ठीक है। और डिग्निटी, मतलब उनको जो समाज में इज्जत होती है वो भी मिले। सीधा ऐसा नहीं है उनको रोजगार मिल गया, कुछ इज्जत वाली जॉब नहीं मिली, तो डिग्निटी के लिए भी काम करते हैं। लेबर फोर्स ऑफ कंट्री एंड प्रोटेक्टिंग सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, और जो श्रमिकों के अधिकार है उनका सेफ गार्ड भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब इसी तरीके से लेबर फोर्स बोथ इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बाय, और यहाँ देखो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज डेवलप्ड ई श्रम पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है, क्रिएटिंग ए नेशनल डाटाबेस। नेशनल डाटाबेस कैसे, सपोज करो कि एक पोर्टल बना दिया, वेबसाइट बना दी, इसमें अगर आप राजस्थान के तो भी डाटा डाल सकते हो, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, सारे लोग इस पे अपना डाटा डाल सकते हैं कि मेरे को ये आता है, ये सब इसमें नेशनल डाटाबेस होगा। कि तो पता चलेगा ना अपने को कितने लोग हैं जो इस काम करने में माहिर है, कितने लोग इस काम करने में माहिर है, और उनको रोजगार देना भी इजी रहेगा, उनके लिए पॉलिसी बनाना भी इजी रहेगा। अपने को पता है कि नहीं देश में तो इस प्रकार के लोग ज्यादा काम करने वाले, तो इनके लिए कोई पॉलिसी लेके आओ, ठीक है। अब इसमें क्या है, बस आधार कार्ड से अपने डाटा डाल सकते हैं। नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का है। डिटेल्स ऑफ नेम,
काम क्या करते हैं, कहाँ के हैं और किस प्रकार की नौकरी वो करते हैं, ये सब उस चीज में डालते हैं। ई श्रम पोर्टल आप समझ गए, एक वेबसाइट है जिसमें श्रमिकों के अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका डाटा डालते हैं, उनका नाम, काम क्या करते हैं, कहाँ से हैं, ताकि उनको रोजगार मिल सके। बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसने ये पोर्टल बनाया। ये आप पता है कहाँ पे डाल सकते हैं, ये मेंस का कोई आंसर हो तो वहां पे आपको काम आ सकता है कि इस प्रकार के पोर्टल ने जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है। प्री में भी पूछ सकते हैं कि ई श्रम पोर्टल किसने बनाया, तो आपको डायरेक्ट मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि प्री में कि ये पोर्टल किसके लिए, ई श्रम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नेशनल वाइड डाटाबेस क्रिएट करता है। डाटाबेस मतलब बहुत सारे डाटा उसमें है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वो है, अच्छा राजस्थान में जो है वो ई श्रम पोर्टल, उसमें राजस्थान के भी लोगों का रजिस्ट्रेशन है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस योजना से फायदा ले रहे होंगे। ठीक है, क्या योजना? बहुत ही सिंपल सी योजना है कि कुल मिला के 1 फरवरी 2019 से योजना शुरू हुई और कोई अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको 4,000 रुपये, फीमेल को 4,500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, 2 साल तक पढ़ाई करने के लिए उसको पैसे मिलते हैं पर मंथ के लिए। और उसके बाद में इसमें इंटर्नशिप का भी प्रोग्राम कर दिया कि अगर आपको ये पैसे लेने हैं तो आपको कुछ 3-4 घंटे काम करना पड़ेगा कोई डिपार्टमेंट में जाके। तो ये सब चीजें आपको बस इतना नाम याद रखना कि ऐसी योजना है, क्योंकि योजना पुरानी है थोड़ी, बस थोड़ा सा एक बार आपको जानना है। मुख्यमंत्री युवा संबल, नाम से ही स्पष्ट है, युवाओं को क्या देना है? संबल। संबल मतलब एक तरीके से हेल्प कह दो या उनकी संबल होता है कि एक तरीके से उनका सहायता करनी उनकी, ठीक है, उनको हौसला देना, ये सब संबल है। ये योजना आप मेरे को लगता है मोटी मोटी बातें समझ गए, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अपने जो बात कर रहे हैं वो है युवा संबल होगी। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी योजना चलाता है। ये क्या है? राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, RSLDC। RSLDC एक तरीके से कॉरपोरेशन, एक निगम है जो राजस्थान में क्या काम करता है? नाम से स्पष्ट है, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट का कोई ये काम करता है, प्लस में आजीविका विकास, लाइवलीहुड के लिए ये काम करता है। तो 2 चीजों के लिए काम ये कॉरपोरेशन है, एक निगम करती है, एक तरीके से आपको ऐसा मान के चलो सरकारी कंपनी है एक तरीके से जो इन 2 चीजों के लिए काम करती है। अच्छा, ये बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तो उन योजनाओं का अपने को नाम ध्यान रखना है। योजना कौन कौन सी है? सबसे पहले राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड। पता है ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप इकोनॉमी की कोई आंसर लिखते हो और आप सीधा ही लिखते हो कि ये रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो कोई सेंस नहीं निकलता उसको। इसका मतलब आप पढ़े हुए नहीं हो, आप ऐसे ही जुटे तुक्के मार रहे हो। और असली क्या होता है कि असली होता है कि आप ऐसा लिखो कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम है, वो कई योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं के तहत में ये एक चीजें हैं। योजना जैसे राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड, ये तो मेंस के अकॉर्डिंग। परी के अकॉर्डिंग क्या प्रश्न बन सकता है? परी के अकॉर्डिंग राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड कौन चला रहा है? आपको ध्यान रखना है। जन कौशल विकास कार्यक्रम कौन चला रहा है? ये चला रहा है। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान सक्षम, ये कार्यक्रम कौन चला रहा है? स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, ये कौन चला रहा है? जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सक्षम, ये भी यही चला रहा है। सक्षम में क्या है? भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्ती में निवास करने वाले दलित, आदिवासी, नारी निकेतन, इन लोगों को रोजगार, इन लोगों को स्वरोजगार, इन लोगों को कौशल देने की बात है इसमें की गई है। तो आप थोड़ा सा इस योजना को ध्यान रखना। ये सक्षम 2 नंबर में, ऐसा 2 नंबर में मेंस में आ सकता है, मेंस में 2 नंबर में सक्षम के बारे में पूछ सकते हैं। प्री में डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकते हैं, प्री में डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित सक्षम अभियान के उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे दिया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रोजगार में कौशल देना, कच्ची बस्ती में, या ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित सक्षम प्रोग्राम में किन किन लोगों को प्राथमिकता दी गई है। तो भिक्षावृत्ति में लिप्त लोग, भाई जो भीख मांग रहे हैं, उन लोगों को कौशल देके उनको कोई सिलाई सिखा दी, उनको कुछ ऐसा काम कारपेंटर का काम सिखा दिया, उनको कोई पेंटिंग का काम सिखा दिया, उनको कोई घर पेंट करने का काम सिखा दिया, ऐसा कोई कौशल दे दिया, उनको कोई कंप्यूटर की शिक्षा दे दी, ये सब काम दे दिया ताकि वो भिक्षावृत्ति में ना लिप्त हो। ठीक है, वो भीख मांग के उनको खाने की मजबूर ना होना पड़े। कच्ची बस्ती में निवास जो कर रहे लोग, उनको भी प्राथमिकता दी गई, उनको भी कोई स्किल रोजगार दें ताकि वो अपना जीवन का जो गुणवत्ता है वो बढ़ा सके, लिविंग स्टैंडर्ड उनका ऊपर उठ के। दलित और आदिवासियों को भी प्रोत्साहन दिया गया, नारी निकेतन को भी प्रोत्साहन दिया गया। तो ये 4 आप लाइन ध्यान रखना। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, अगेन वही बात, अगर आप सक्षम में सीधा तुक्का मारते हो ना, अगर पूछा मेंस में कि सक्षम क्या है, कि सक्षम सभी को कौशल में रोजगार देने के लिए एक योजना है,
तो आपको नंबर नहीं देगा, वो मे भी 1/4 नंबर देके आपको वहां से भगा दे 2 में से। और फिर लोग कहेंगे कि नहीं मुझे तो नंबर नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि इसको उद्देश्य क्या है, कि जो बिल्कुल कमजोर वर्ग हैं उनको उसको उठाना है, और किन को वो कौन कौन से शामिल है। प्रोविजन आपको थोड़ी सी यादें होनी चाहिए। ये बात मुझे लगता है आप समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, नाम से स्पष्ट है, युवाओं को कौशल देना है। शुरू कब की गई? 2019 से। कौन चला रहा है इसको? ये वही राजस्थान स्टेट लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा क्रियान्वित केंद्र द्वारा पोषित योजनाएं हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये चला रहा है। और इसमें कौन कौन सी चीजें और क्या क्या चीजें शामिल है इसमें? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका नाम तो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, कुल मिला के ऐसी स्किल्स देनी है जिससे जीवन यापन हो सके। सीधा आपको कौशल दे दिया, कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता था वो थोड़ा बहुत पैसे कमा सकता है। किसी को सिलाई सिखा दी, ठीक है, किसी को कुछ ऐसी चीजें बनानी सिखा दी जिससे उसका जीवन यापन हो सके, वो आराम से खुद का रोजगार कर सके। ये सब चीजें इसमें शामिल है। ये बात अपने होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और है जो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री युवा कौशल, ये तो यहां तक होगी। इसके अलावा RSLDC है ना, ये 3 चीजें चला रही है। ये आपको ध्यान रखना कि ये अगेन कुछ योजनाएं हैं इससे पोषित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये क्या है? ये योजना सेंटर सरकार की है, पर इसको राज्य में कौन संचालित कर रही है? एग्जीक्यूट कौन करे? RSLD द्वारा क्रियान्वित केंद्र द्वारा पोषित योजना है। मतलब इसको राजस्थान में RSLDC चला रही है केंद्र सरकार की योजना। पहली योजना कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कौशल योजना। दूसरी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सेंटर सरकार की योजना है, उसमें राज्य में इसको कौन चला रहा है? ये चला रही है। संकल्प, ये योजना है जो सेंटर सरकार की है, राज्य में कौन चला रहा है? इसको RSLDC। ये चीज एक अलग कंटेंट है, ये बात आपको याद रखना। और मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना, अगेन काम क्या है? युवाओं को कौशल देना। ये 2019 में, ये एक राज्य सरकार की योजना है, सेंटर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये सेंटर की कुछ योजनाएं जो स्टेट चला रही है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। आगे है विशेष कार्यक्रम। कुछ और भी कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे भोर एक कार्यक्रम है भिक्षुक मुक्त शहर बनाने, मतलब शहर में जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उन लोगों को कुछ रोजगार देखे, ताकि शहर जो है भिक्षुकों जो है बेगर से फ्री हो जाए। ये जयपुर में चल रहा है, बस इतना याद रखना। भोर कार्यक्रम किससे संबंधित है? क्वेश्चन RS में से आएगा डायरेक्ट कि भोर कार्यक्रम किससे संबंधित है। यह ऐसा हो सकता है कि जयपुर में चलने वाला भोर कार्यक्रम किससे संबंधित है? भिक्षावृत्ति को मुक्त करने से संबंधित, नशे को खत्म करने से संबंधित, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट नहीं आएगा कि भोर तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आपको याद रखना, भोर भिक्षुकों को मुक्त करने से संबंधित कार्यक्रम है, जयपुर में चल रहा है। बलोत्रा में राजस्थान पेट्रो जोन अपशिष्ट पदार्थों का रीयूज करने के लिए बनाया जा रहा है। ये कुछ डाटा है जो कुछ आपको ध्यान रखने कि बलोत्रा जो राजस्थान में है, उसमें राजस्थान पेट्रो जोन बन रहा है। जो अपशिष्ट यूज होते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, उनका रीयूज करने के लिए बातें चल रही है। इसमें से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना थोड़ा। अब अपने बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मेरे को लगता है यहाँ पे आप इंडस्ट्री कंप्लीट होगी, इंडस्ट्री वाले चैप्टर की कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, ये हो गया। एक बार मैं सारी स्लाइड्स, ये हो गया। इसके अलावा मैंने मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2019 से यहाँ हो रही है। बाकी ये सरकार, सेंटर सरकार की योजना है जिनको RSLDC चला रही है। इसके अलावा RSLDC राज्य में कौन कौन सी चीज़ें चला रही है वो होगी। मुख्यमंत्री युवा संबल हो गया। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल हो गया। ई श्रम पोर्टल के कब स्टार्ट हुआ, क्या काम है उसका, वो हो गया, ठीक है। ये BS6 BS4 की बात होगी। ये सब बात होगी अपनी रिफाइनरी की। कुल मिला के ये चैप्टर अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने चैप्टर जो चल रहे हैं वो है अवसंरचना विकास। अवसंरचना क्या होती है? सबसे पहले तो यही बात है आती है। देखो मैं आपसे अगर एक सिंपल सवाल पूछूं कि रोड क्या काम आती है, रोड क्या करती है? अगर जैसे मेरे घर से लेके एक रोड है, जैसे जयपुर से हनुमानगढ़ के बीच में रोड, ये क्या क्या काम आती है? पहली बात तो कि मेरे को जयपुर में जैसे कोई काम है, जैसे जयपुर में नौकरी करता हूँ, अब मुझे आना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे आने के लिए ये जल्दी से आऊँ, मैं तो अच्छी रोड होगी तो मैं जल्दी आ पाऊंगा, समय पे आ पाऊंगा, ठीक है, और आराम से आ पाऊंगा। कुल मिला के मुझे आने के लिए काम आ रही है। तो जीवन का एक जो कह सकते हैं बेकार रोड एकदम बहुत उसको समय लगेगा, तो मेरी जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ा रही है रोड।
क्या इसके अलावा क्या कर रही है? हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो जयपुर और हनुमानगढ़ के बीच में, हो सकता है कुछ चीजें जयपुर से हनुमानगढ़ जाती होगी, कुछ चीजें हैं जो हनुमानगढ़ से जयपुर आती होगी, जो लोगों के खाने के लिए यूज आती है, मतलब कुछ इकोनॉमिक चीजें हैं जो कुल मिला के ये इकोनॉमी के लिए भी काम की। ठीक है, मतलब एक रोड का और क्या रोड के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किन किन चीजों में काम आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर काम आता है इकोनॉमी को रन करने में और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन की यार लिविंग क्वालिटी, जीवन की गुणवत्ता जो बड़ा होती है, जीवन के लिए जो गुणवत्ता चाहिए। रोड नहीं हो तो भी मैं अगर मुझे जयपुर आना हो तो आ ही जाऊंगा, हो सकता है कैसे आऊं, पर जो अगर एक बहुत ही शानदार सी रोड हो तो जो आने में एक शानदार जो अनुभव होता है वो शायद मेरे को कच्ची रोड से आने में नहीं होगा। अगर रोड थोड़ी सी भी जगह खराब आती है तो अपने को लगता है यार ये कैसी रोड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीवन को अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी इफेक्ट रोड करती है। तो ये सब क्या है? रोड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यहाँ से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। ये बेसिक फैसिलिटी है जो इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करती है। इकोनॉमी को रन कैसे करती है? मैंने बताया कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करती है। इसी तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? कोई भी इंडस्ट्री को चलाने में काम आती है। इवन आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये जो सब चीजें चल रही है किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी एक तरीके से इंडस्ट्री रन करने में, सर्विस प्रोवाइड करवाने में लोगों को यूज आ रही है। आज अपने वीडियो कॉल कर पाते हैं, मोबाइल चार्ज होता है तभी तो कर पाते हैं। ठीक है, कहाँ कैसे? और अगर अपने को किसी से कोई सहायता लेनी है, कोई भी चीजें करनी है तो कहीं ना कहीं किसका यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। ये सारी क्या है? जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ा रही है और कुछ चीजें आदान प्रदान भी हो पा रही है उस इलेक्ट्रिसिटी की एक तरीके से विभिन्न फॉर्म्स का यूज करके। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या काम आता है। इकोनॉमी को रन करने के काम आता है। इसमें कुछ चीजें होती है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, भौतिक अवसंरचना कौन कौन सी है, जैसे रोड्स है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये सब भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अपने को दिखते हैं। ये देखो, ये रोड रही, ये एयरपोर्ट रहा, ये सब चीजें। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। सामाजिक कैसे? जो समाज से संबंधित होते हैं, जो वो चीजें आपको दिखती नहीं है प्रत्यक्ष की ये स्वास्थ्य रहा, ऐसा नहीं दिखेगा कि ये स्वास्थ्य ये रहा। जैसे रोड है तो रोड कह सकते हैं ये रोड रही, पर स्वास्थ्य को ऐसे नहीं देख सकते ये है, पर स्वास्थ्य होता जरूर है समाज में, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर मान, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको शामिल किया जाता है। सामाजिक अवसंरचना में जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, ये सब किस में शामिल किए जाते हैं? ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किए जाते हैं, जो किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी होती है। समझ गए? किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो विकास है ना, वो बड़ा शब्द है। विकास वर्सेस ग्रोथ, ये प्री में टॉपिक भी है। ग्रोथ सीधी रेट नापता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी, जीडीपी कितनी बड़ी, पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी। डेवलपमेंट देखता है कि बाकी सारी चीजें कितनी बड़ी, कि हो सकता है जीडीपी सब कुछ बढ़ रही है, लोग लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो विकास में सभी पैरामीटर शामिल किए जाते हैं। ये बात होगी अवसंरचना विकास की बात होगी। अवसंरचना के बारे में बात होगी कि अवसंरचना होती क्या है। तो अवसंरचना दो प्रकार की होती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में कुछ चीजें होती है जो समाज के लिए जरूरी होती है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखते हैं रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, काम क्या होता है? इकोनॉमी को रन करने में, उसके अलावा देश के विकास के लिए, लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीजें। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही अच्छा ये सब चीजें होगी, ये सब चीजें होगी। अब अपनी बात करते हैं कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले रोड है, रेलवेज, दूरसंचार सेवाएं, पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी वाली सारी बातें इसमें होगी। रोड है, रेलवेज की बात करेंगे, दूरसंचार सेवाएं और पावर सेक्टर। चलो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं अपने पावर की, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट से चीजें विकास हुआ है उतना शायद किसी के डेवलपमेंट से इतना बूम नहीं है। हर चीज अगर आप देखोगे, आप जितनी आसपास अपने कोई भी चीज देख लो, हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी का योगदान है। मोबाइल आप सारे दिन यूज करते हो, अगेन इलेक्ट्रिसिटी से उसका चार्जिंग होती है, सब चीजें है। आप घरों में रहते हो, पंखे चलते हैं, सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मतलब हर जगह पावर का यूज है। बिना पावर, आज बड़ी बड़ी मशीनें सब लाइट से चलने वाली है, तो अगेन इंडस्ट्री का यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो चीजें संभव ही नहीं लगती। तो सबसे पहले अपने पावर की बात करते हैं। पावर क्या है? बैकबोन है, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ट्यूबवेल आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल आ गए हैं, तो और कितना कम उनका खर्चा होता है।
तो एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन है, इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है। सर्विस सेक्टर तो बिना पावर चलते ही नहीं है। आज अपने यहाँ बैठा कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर को सॉल्यूशन करता रहता है, अमेरिका में कोई समस्या आ रही है तो ये कैसे संभव है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी से संभव है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना है तभी लोग कंप्यूटर चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं तो लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये सब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब अपने बात करते हैं राज्य की, स्टेट की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टेट में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है मार्च 2024 तक 24,783 मेगावाट। आपको डाटा अगेन रट्टा मारने 24,783 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी राज्य में है। अगेन आप इसको डाटा अगेन एग्जैक्ट याद रखने की ट्राई करें। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन नेटवर्क इन स्टेट। ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या होता है? आपने ट्रांसमिशन नेटवर्क का मतलब आपने खंबे देखे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे होते हैं, ठीक है, और उससे ट्रांसमिशन लाइन, अपने कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ये इतने वोल्ट की लाइन जा रही है, इतने वोल्ट की लाइन जा रही है, तो वो सारा ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन नेटवर्क में अलग अलग किलोवाट के जैसे होते हैं ना, कि हमारी एक आपने सुना होगा कि इतने केवी का यहाँ पे एक केवीएस है, मतलब यहाँ पे जो गांव में बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, अगर आप देखे होंगे तो सिटीज़ में भी होते हैं, जहाँ से सभी जगह तारें निकलती है, बहुत सारा उसमें हब्स होते हैं, वो उससे ट्रांसमिशन नेटवर्क कहते हैं। आपको बस सिंपल ध्यान रखना कि कौन कौन से होते हैं। 765 किलोवाट के होते हैं, 400 केवी के होते हैं, 220 केवी के होते हैं, 132 केवी के होते हैं। कुल मिला के राज्य में इसका सर्किट कितना है? 44,232 किलोमीटर का नेटवर्क इसमें राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक नई चीज चल रही है, स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। स्मार्ट क्या है? ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या है? स्मार्ट मतलब क्या है? सारी चीजें डिजिटल हो रही है, हर चीज पर लाइट कहाँ पे जा रही है, कौन से एरिया में लाइट आ रही है, ठीक है, कितने टाइम वहां पे कट होना, वो सब स्मार्ट अपने आप ऑटोमेटिक चीजें हो रही है, डिजिटल रूप से उनको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के प्रयास चल रहे हैं। ये सारा है स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क। जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर होता है, जो सिटीज में रहते हैं उनको आइडिया होगा, सिटीज में लगना शुरू हो गया, जयपुर जैसे सिटीज में। स्मार्ट मीटर क्या होता है? स्मार्ट मीटर ये होता है कि लाइट, अगर आप लाइट से आपका कनेक्शन होता है, अगर आप बिल नहीं भरते अगर वो एक टाइम के बाद ड्यू होता रहता है, तो आपका मीटर अपने आप वो लाइट काट देता है। तो वो मीटर कब ऑन होगा? जब आप बिल भरोगे। जैसे फोन पे में अगर आपका फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो फिर फोन नहीं लगती, उसी तरीके से ये लाइट फिर आपके घर में नहीं आती। ये तब तक नहीं आती जब तक, जैसे आपको फोन का रिचार्ज नहीं कराओगे, इसी तरीके से जब तक आप बिल नहीं भरोगे तब तक आपकी लाइट कटी रहेगी। जैसे ही बिल भरोगे तुरंत चालू। ये सब क्या है? स्मार्ट सिस्टम्स का एक, जैसे स्मार्ट मीटर इंग्लिश कहते हैं, तो इसी तरीके से स्मार्ट नेटवर्क सिस्टम हमारा है, हर चीज डिजिटल रूप से कनेक्ट हो रही है, कि अपने देख रहे हैं डिजिटल रूप से कि यहाँ इसको यहाँ इतने टाइम, सब काम ऑटोमेटिक टाइप से होने स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगेन पीएम कुसुम योजना। मैंने बोला था ये योजना बहुत बार आएगी, ये योजना इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत बार लिखी हुई है। मैंने उस योजना के बारे में पहले पूरा डिटेल बता दिया था। यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिखी हुई है कि पीएम कुसुम योजना के आपको बताया था मैंने कि ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट है वो एरिड सेक्टर पे, मतलब जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर पावर प्लांट लगाने की बात की है कि किसान है, पावर प्लांट लगाओ बंजर भूमि पे और लाइट अपनी ग्रिड को दे दो, और उस ग्रिड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें चल रही है उसमें मीटर लगा के उनको दे दो, और जितने पैसे बनेंगे आपको सरकार दे देगी। दूसरा कंपोनेंट था वो इससे संबंधित था कि अगर आपके खेत में ट्यूबवेल है तो आप इसको जो सोलर पंप से चलाओ। तीसरा, अगर कोई वैसे नॉर्मल पंप था तो उसको सोलर में कन्वर्ट करो। ये सब चीज़ें थी। बस इसमें इतना सी बात ध्यान रखने की, वहाँ पे ये बात थी नहीं, यहाँ पे लिखी हुई है इकोनॉमिक सर्वे में कि ये जो है इस योजना को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? RREC। मैं बता देता हूँ क्या है RREC। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। अगेन एक तरीके से सिंपल भाषा में सरकारी निगम है जो क्या करता है, जितनी भी ये योजना है, इस योजना से रिलेटेड जो भी काम है वो ये कंपनी एक तरीके से सरकारी सिस्टम में जो करता है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। ये आगे भी आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो अक्षय ऊर्जा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ये नाम आपने पक्का सुना होगा जो हिंदी मीडियम के हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। कुसुम योजना को यह संचालित करता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कुसुम योजना को कौन संचालित करता है? ठीक है, तो RREC, तो आपको ध्यान है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम।
ये डाटा प्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको जानना है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट इसको लागू कौन करता है, इसको चलाता कौन है राजस्थान में। अच्छा, अपने इसकी बात की कुसुम योजना के बारे में अपने पहले बात कर ली थी। RREC के बारे में आगे भी बात आएगी एक बार, तो मैं और बता दूंगा कि RREC है कहाँ। नेक्स्ट योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बहुत ही शानदार सी योजना है और मुझे लगता है ये योजना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट योजना है प्रीलिम्स के लिए और ये योजना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए तो मुझे लगता है कि पक्का इसमें से कोई ना कोई फैक्ट से आएगा, और मेंस के लिए ये योजना आएगी तो 5 नंबर में पूरी पूरी योजना ही पूछेंगे। बहुत ही शानदार योजना है क्योंकि कुछ इसमें ऐसी प्रावधान है। इसमें क्या हुआ कि सपोज करो ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है और घर पे आपके छत है, तो आपने मकान पे छत है, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें सोलर जो है रूफटॉप सोलर प्लांट लगा लूं और उससे मैं लाइट बनाऊंगा। तो सरकार ने कहा, सेंट्रल सरकार की योजना है कि आप ऐसा करो, इस पे सोलर पैनल लगा लो, लाइट बनाओ और वो लाइट ग्रिड को दे दो। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें जा रही है उनको थ्रू कनेक्शन हो जाएंगे, आप उनको ग्रिड को दे दो। सरकार क्या करेगी, सरकार आपको 300 यूनिट फ्री बिजली देगी प्रत्येक घर को। आपने लगाया, आप उनको कनेक्शन लाइट उनको दे दो और सरकार इसके बदले में आपका 300 यूनिट तक अगर आपका बिल आता है तो आपको बिल नहीं माना जाएगा, ठीक है, शून्य मान लेंगे। तो कुल मिला ऐसे कितने घरों पे लगाने का सोलर प्लांट से उद्देश्य है, 1 करोड़ घरों पे। तो कुछ डाटा यहाँ पे आपको ध्यान रखने जो एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। 1 करोड़ घरों पे तो सोलर प्लांट्स लगाएंगे, ये उद्देश्य है। 300 यूनिट जिस व्यक्ति ने सोलर प्लांट लगाया है जिसके घर पे, उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। दूसरा प्रावधान आपको अगेन डाटा ध्यान होना चाहिए, 7500 करोड़ का इसमें 75,000 करोड़ का इसमें बजट है। पहला डाटा कि 1 करोड़ घरों पे ये पावर प्लांट लगाएंगे, ये ऐसा टारगेट है, ठीक है। दूसरा, जिस घर पे ये पावर प्लांट सोलर प्लांट लगा है उसको 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तीसरा टारगेट 75,000 करोड़ का इसमें बजट है। तीसरी बात, मैक्सिमम ग्रांट कितनी है, 78,000 की। 78,000 रुपये सरकार मैक्सिमम उसको सब्सिडी के रूप में दे सकती है। मैं बताऊंगा आगे ये किस तरीके से। अच्छा, ये तो पूरे देश का टारगेट है। अब इस देश में से राजस्थान ने कितना टारगेट है, राजस्थान ने कहा कि हम 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप जो है वो प्लांट्स लगाएंगे। रूफटॉप मतलब घर के छत के ऊपर इसमें सोलर के पैनल लगाएंगे। या राजस्थान का टारगेट कितना, 5 लाख। तो ये एक चौथा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का टारगेट कितना, 5 लाख घरों पे ये चीजें लगानी। योजना लॉन्च कब हुई, 15 फरवरी 2014 को। तो ये सब चीजें इसमें। अब इसको एक बार यहाँ देखना कि कैबिनेट अप्रूव्स PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। 75,021 करोड़ का ये है सोलर रूफटॉप सोलर पैनल टू इंस्टॉल। किसमें, 1,000 घरों में 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री देंगे जिनने अपने घरों पे सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाया है, ठीक है। इसमें सहायता कितनी मिलेगी, 30,000 तक मिलेगी अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाए। अगर घर पे 1 किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाता है तो उसको 30,000 रुपये सहायता मिलेगी। 2 किलोवाट का लगाता है तो 60,000, 3 किलोवाट का लगाता है तो 78,000 रुपये मैक्सिमम सहायता। और ये हाईएस्ट है, मैंने बताया था 78,000 की मैक्सिमम सहायता इसमें मिलती है। क्या है बेनिफिट्स, क्या है, कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन एट अराउंड, प्रत्येक हाउस होल्ड के लिए 7% पे इसको लोन देंगे। ये एडिशनल प्रावधान है जो आपको ध्यान है। इससे इमिशन रिडक्शन होगा। सीधी बात है कि आप घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो लगभग बहुत राजस्थान इंडिया में अभी भी कोयले से बनती है। अगर आप सोलर रूफटॉप से इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे तो कहीं ना कहीं जो इमिशंस है वो कम होगा। कुल मिला के इसमें लिखा है कि CO2 के इमिशन है वो 720 मिलियन टन रिड्यूस होगा। 17 लाख जो है वो सर्विस सेक्टर में से जॉब क्रिएट होगी। बस ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। इसमें से जो मेन बात है वो ये है, ठीक है। एक बात ये कि फाइनेंशियल असिस्टेंस में कितनी मिलेगी। अच्छा, ये लिखा देखो, एडिशनल इनकम फॉर हाउस होल्ड थ्रू सेल ऑफ सरप्लस पावर टू डिस्कॉम। इसका क्या मतलब है, आप इस योजना को एक बार और थोड़ा सा समझ लेना, ऐसी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगेन, आपका घर है, आपका मकान है, ठीक है, आपने सोलर पैनल लगाया, ठीक है, और सोलर पैनल से महीने में लाइट बनी 600 यूनिट। 600 यूनिट लाइट आपने सरकार को दे दी और ये खंबे लगे हैं, ठीक है। इन खंभों के थ्रू आपने सरकार को 600 यूनिट लाइट दे दी। अब आपका बिल आएगा, सपोज करो आपने 600 यूनिट आपने सरकार को लाइट दी, 400 यूनिट लाइट आपने घर में कंज्यूम कर ली। मतलब आपका जो मीटर जो इस से मीटर लगा हुआ जो आपके घर में लाइट आ रही है वो 400 यूनिट है। कुल मिला के 200 यूनिट का फायदा आपको है क्योंकि आपने 200 यूनिट ज्यादा दिए गवर्नमेंट को, तो इस 200 यूनिट के आपको पैसे मिल जाएंगे,
ठीक है, तो उससे एक इनकम भी जनरेट होगी, उससे एक आय भी जनरेट होगी जिसने सोलर रूफटॉप लगाया है। ये सिंपल सा एक कंक्लूजन है। ये बात आपको कंप्लीट होगी, ये बात आप समझ गए। तो कुछ फैक्ट्स इसमें आपको याद रखने, आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, मैं कुछ फैक्ट्स एक लाइन में बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले योजना शुरू कब हुई, ये डाटा याद रखना है। दूसरा, योजना है किसकी, सेंटर की, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा, योजना में मैक्सिमम बेनिफिट कितना है, 78,000 का। योजना है कितने करोड़ की, 75,000 करोड़ की। इसके अलावा योजना में कितने यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट। योजना में टोटल टारगेट कितने घरों पे सोलर रूफटॉप लगाने का, 1 करोड़। राजस्थान का टारगेट कितना है, 5 लाख घरों पे रूफटॉप लगाना। इतने डाटा अगर आप याद रख लोगे तो आपको कोई इस योजना से संबंधित जो डाउट है वो नहीं आएगी, ना ही कोई प्रश्न अटकेगा। अगर मेंस में भी आता है, 10 नंबर में भी आती है, तो आराम से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, नाम से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है। किसके लिए, कृषि अनुदान, जो खेत में ट्यूबवेल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनको, उनके लिए कोई एक योजना है। क्या है, कुल मिला के सब्सिडी 1,000 रुपये पर मंथ की सब्सिडी इसमें मिलती है। अगर आपको जितना बिल आता है उसमें से 1,000 की आपको माइनस है। मैक्सिमम सब्सिडी है पूरे साल के लिए 12,000 रुपये। इसमें क्या होता है, पहले 2,000 यूनिट से ज़्यादा खर्च होने पर बिल आता है, बाकी बिल नहीं आता। अगर आप 2,000 यूनिट तक खर्च करते हो तो कोई बिल नहीं है। तो इसमें कितनी मिलती है, 1,000 रुपये पर मंथ की सब्सिडी मिलती है। आपको ध्यान याद है रखना, कुछ डाटा आपको ध्यान रखने, नाम बाकी आपको याद है रहना चाहिए। सब्सिडी कितनी मिलती है, मैक्सिमम 12,000 की, ठीक है, और 1,000 रुपये पर मंथ की सब्सिडी इसमें मिलती है। इतना ही डाटा काम का है, कोई आगे इसमें काम का नहीं है। वो योजना तो थी कृषि अनुदान के लिए, जो खेत में ट्यूबवेल होते हैं उनको जो चलाते हैं उनके लिए जो चीजें मिलती है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, डोमेस्टिक सब्सिडी, मतलब घरों में जो बिजली आती है उसके लिए सब्सिडी की बात अपने कर रहे हैं कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली है। सबको पता ही है, अगर आपके घर में 100 यूनिट का, अगर 90 यूनिट अगर आप महीने की अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आपका बिल कितना आएगा, 0 रुपये। ये आपको ध्यान में, 0 बिल इसमें आता है। 200 यूनिट तक है तो पहले 100 यूनिट की 0 कॉस्ट, उसके बाद जो 100 यूनिट है उसकी कॉस्ट आपको लगेगी। अगर मान के चलो कि आपने 190 यूनिट लाइट खर्च की तो आपका बिल कितना आएगा, पहले 100 यूनिट का तो 0 हो गया, बची कितनी, 90 यूनिट। मान के चलो गाँव में 6 रुपये रेट है तो 9 का 54, 540 रुपये आपको बिल आ जाएगा। ठीक है, बाकी वरना बिल कितना था वो आप जोड़ सकते हो। अच्छा, इसमें ये भी कहा कि 200 यूनिट तक अगर आप लाइट यूज करते हो ना तो जो कुछ चार्ज होते हैं, अगर आपने लाइट का बिल देखा होगा तो उसमें कुछ चार्ज होते हैं कि ये इतना बेस प्राइस है, तो उसमें वो ऐड होते हैं, वो ऐड नहीं होंगे। ये बात आप मुझे लगता है अच्छे से समझ गए। आगे ना अपने बात करते हैं अक्षय ऊर्जा की, रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी की बात अपने करते हैं। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ढांचा कैसा है वो आप एक लाइन में समझना कि सेंट्रल लेवल पे एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेंट्रल लेवल पे मंत्रालय है जो अक्षय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो काम करता है वो ये मंत्रालय करता है। अच्छा, इस मंत्रालय को क्या हुआ कि इस मंत्रालय को स्टेट लेवल पे भी एक ऐसी संस्था चाहिए जो ये जो कहे वो स्टेट लेवल पे करे। तो राजस्थान में एक ऐसी संस्था जो इसके कहने पे काम करती है, इसके लिए काम करती है, वो नोडल एजेंसी जिसे कहते हैं। नोडल एजेंसी मतलब उस संस्था को कह दिया कि आप, हमारा कोई काम होगा तो आप करोगे। सिंपल भाषा में नोडल ऑफिसर होता है ना, वो सारा काम करता है उस योजना से संबंधित, ये इस योजना का ये नोडल ऑफिसर है, और उस योजना का जो भी काम होगा वो नोडल ऑफिसर करेगा। इसी तरीके से इनका जो भी काम होगा इस मंत्रालय का, वो राजस्थान में कौन करेगा, एक नोडल एजेंसी करेगी जिसका नाम है RRECL। ये वही RRECL है जिसको अभी कुछ टाइम पहले अपने पढ़ा था, क्या, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये वही संस्था है जिसकी अपनी बातें कर रहे थे, जो कुसुम योजना लागू करती है, वो राजस्थान में नोडल एजेंसी है इस मंत्रालय के लिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री है। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट सोलर उत्पादन की। सोलर ऊर्जा उत्पादन, अक्षय ऊर्जा में सबसे जो मेन कंपोनेंट क्या है, वो सोलर का है, पवन ऊर्जा है। राजस्थान में तो सोलर बहुत ही ज्यादा है, तो सोलर मेन कंपोनेंट इसमें है। सोलर ऊर्जा उत्पादन क्या है, देखो सोलर ऊर्जा राजस्थान में क्यों उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है, इसके कुछ कारण है। क्या कि सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो 6 से 7 किलोवाट पर आवर पर स्क्वायर मीटर पर जो इतनी पर ईयर
इतनी सोलर एनर्जी राजस्थान में आ रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा पर डे, ये पे नहीं है, पर डे है ये। ठीक है, पर डे है। कुल मिला के क्या है कि अगर मैं 1 स्क्वायर मीटर का, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एरिया लेता हूं, अगर इतनी एरिया राजस्थान में लेता हूं तो इसमें 6 से 7 किलोवाट इतनी रेडिएशन आ रही है 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में इतनी रेडिएशन आ रही है प्रतिदिन। बस इतना ध्यान रखना है, इतने से एरिया में। तो राजस्थान में इतनी ये डाटा आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि RS मेंस 2028 में शायद ऐसा क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में सोलर रेडिएशन के लिए इतनी अच्छी कैपेसिटी क्यों है, इसका कारण बताइए। तो ये डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। ये जो है ना, ये पे नहीं, इसको डे देखना। अच्छा, मतलब ऐसे कितने राजस्थान में, जैसे आप सपोज करो आपने ऐसी जगह प्लांट लगाया सोलर का, सपोज करो आपने सोलर का प्लांट लगा दिया पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट में तो बहुत ज़्यादा दिनों में बारिश होती है, कभी वहाँ पे मौसम हमेशा बादलवाई वाला रहता है, मतलब बादल रहते हैं उसमें, तो सोलर की जो लाइट है वो इतनी नहीं पहुँच पाती जितनी राजस्थान में। तो क्या सोलर के जो प्लांट है वो इतने नहीं चल पाएंगे। पर राजस्थान में क्या है, मैक्सिमम तो वर्षा होती नहीं है, बरसात होती नहीं तो हमेशा जो सूरज तपता रहता है, सूरज तपेगा तो खूब जो रेडिएशन आएगी और खूब इससे लाइट बनेगी। तो राजस्थान में ऐसा क्या है, राजस्थान में 325 दिन है ऐसे जब सूरज चमकता है। 365 दिन में से 325 दिन में सूरज खूब चमकता है, खूब रेडिएशन आती है और खूब लाइट बनती है। तो डाटा आपको अगेन ध्यान रखना है थोड़ा सा। कोई डाटा लिखो सोलर, और मैं एक आपको मेंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ चीज। मेंस में उनका फिक्स है 1% 10 मार्क्स का आता है मेंस में। ठीक है, हर 1-2 साल में अल्टरनेटिव, एक बार पवन ऊर्जा पूछता है, एक बार वो सौर ऊर्जा पूछता है, और कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। आप देखना अक्षय ऊर्जा से एक क्वेश्चन तो 100% इकोनॉमी में आता है 10 नंबर का। तो आप ये डाटा बहुत ही ध्यान रखो। ये हो गया, ये हो गया। दूसरी बात, रेनफॉल बहुत कम है, बारिश बहुत कम होती है, तो मौसम साफ रहता है मोस्टली, और सूरज चमकता रहता है तो खूब लाइट बनती है। ये राजस्थान में वो कारण है जिससे सोलर उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा राजस्थान की क्षमता कितनी है, ये डाटा भी आपको ध्यान रखने हैं। ये केवी नहीं है, ये गीगावाट है। ये आप डाटा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई अगेन, गीगावाट। ठीक है, तो राजस्थान में क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट की क्षमता है। ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया कि राजस्थान में इतनी क्षमता है सोलर उत्पादन की। अपने तो बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं, आगे देखेंगे कि अभी राजस्थान में कितना उत्पादन हो रहा है। तो ये डाटा आप ध्यान रखना, ये डाटा काम के हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इसमें मेंस के लिए तो ये डाटा काम का है, इसमें मेंस के लिए कौन सा डाटा काम का है, इसको आप गीगावाट करना। ये डाटा काम का है कि राजस्थान में क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट की है। सोलर की क्षमता बात कर रहे हैं, जो सोलर पैनल से लाइट बनाते हैं या सौर ऊर्जा से जो लाइट बनती है उसकी बात अपने कर रहे हैं। वर्तमान में सोलर का क्या सिचुएशन है, 19,459 मेगावाट के सोलर प्लांट लग चुके हैं। 19,459 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लग चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोलर पार्क में मेगा सोलर पावर पढ़ते हो कि सोलर मेगा पावर प्लांट है, ये है वो है, तो ये सब है। सोलर पार्क है, मेगा सोलर पावर है। प्रोजेक्ट का विकास से, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के विकास हो रहे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ मेन प्रोजेक्ट्स की अपनी बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ला सोलर पार्क जोधपुर की। बड़ला सोलर पावर, ठीक है, बड़ला सोलर पावर जो पार्क है वो है जोधपुर में। 4 फेज है उसमें, उसको विकसित किया जा रहा है। अलग अलग कंपनियां हैं जो मिल के उसको अलग अलग फेज में अलग अलग क्षमताओं के साथ विकसित करिए। उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2245। डाटा आपको ध्यान रखना है, सर्वे में दिया है। बड़ला बहुत न्यूज में रहता है तो आपको डाटा एग्जैक्ट याद रखना है कि बड़ला सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। तो ये है 2245। 22 दूनी 44 होते हैं, तो एक ज़्यादा जोड़ लो उसमें, तो 22 × 2 44, तो 22 और 1 जोड़ दो, 22 44 भी याद रहता है तो भी ठीक है। 1 मेगावाट तो आप याद ही रह जाएगा कि 1 मेगावाट जोड़ना है। अच्छा, अलग अलग फेज को विकसित हो रही है, मैंने कहा ना 4 फेज में विकसित हो रही है। इसमें अलग अलग कंपनियां काम कर रही है, तो कुछ आपको कंपनियां ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा कम से कम आइडिया होना कि राजस्थान में सोलर पावर प्लांट विकसित करने वाली कंपनियां कौन कौन सी है। अब सीधे ही अगर मेंस में लिखते हो, प्रीलिम्स में कोई आंसर आता है, अगर आप तुक्का भी कम से कम लगाओगे तो कम से कम क्लोज तो होगे कि हाँ ये कंपनी राजस्थान में वास्तव में काम करती है। एक कंपनी है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। एक फेज का काम ये कंपनी देख रही है। दूसरे फेज का काम एक सौर्य ऊर्जा कंपनी है जिसको सूरज
इसकी शॉर्ट फॉर्म है सूर्य ऊर्जा कंपनी, ठीक है, वो देख रही है। एक फेज का काम है वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, राजस्थान गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके साथ मिलकर अडानी ने एक जॉइंट वेंचर बना के ये जो है वो एक फेज का काम ये कंपनी देख रही है। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जो फड़ला सोलर पावर प्लांट है उसको कौन कौन सी कंपनियां विकसित कर रही है, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट का भी अडानी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर है एक, इसके अलावा सूर्य ऊर्जा कंपनी है एक, ये कंपनी है, ये सब काम देख रही है और उसकी क्षमता कितनी है 2245 मेगावाट है। ये चीज आपको मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अपने चलते हैं अगेन नेक्स्ट पे, पवन ऊर्जा की बात करते हैं। सोलर की बात होगी, ठीक है, अब अपने पवन की बात करते हैं। सोलर आपको पता कैसे बनती है, मैं एक मिनट में समझा देता हूँ जो बिल्कुल ही नॉन साइंस के कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। एक सोलर पैनल होती है, ठीक है, सोलर पैनल होती है और ये बनी होती है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर आप सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज होती है वो ना तो मेटल जैसी होती है ना ही नॉन मेटल जैसी होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर जैसी होती है, उसकी बनी होती है। जब इस पे लाइट गिरती है, ठीक है, जब इस पे ये पैनल तो सबने देखी होगी, सोलर पैनल देखिए, जब इस पे लाइट गिरती है सेमीकंडक्टर्स पे तो वो क्या है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंटम कैसे होता है, आपने देखा होगा कि उसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, होल का, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है, और उससे अपने एक बैटरी स्टोरेज में अपने लाइट को स्टोर कर लेते हैं उसमें, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं और वो काम हो जाती है। सिंपल सा प्रोसेस, मैंने एक तरीका बताया कि सोलर में लाइट कैसे बनती है, ठीक है, ये बात होगी। तो पता है इससे एक इशू क्या होता है, एक बड़ा इशू होता है कि जब इसको सोलर से एनर्जी बनाते हैं तो स्टोरेज का एक बड़ी इशू होता है, क्योंकि अपने को बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां चाहिए, अपने को बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां चाहिए जिसमें वो लाइट बन रही है वो स्टोरेज है उसके, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो या उसको स्टोर करो, स्टोर तो करनी पड़ेगी, तो स्टोरेज का भी एक इशू इसमें होता है सोलर में, ठीक है। उसके अलावा कुछ सोलर के इशू हो रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत मेंस में काम आएगा, मतलब मेंस में थोड़ी बहुत चीजें आपको काम आएगी। सोलर से संबंधित इशू क्या है, सोलर इश्यू, सबसे पहली बात जो पैनल बनते हैं ना वो इंडिया में कम बनते हैं, मतलब बनते जरूर है पर वो क्या महंगे हैं, तो सोलर पैनल महंगे होना एक दिक्कत है जो सोलर को इतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाता। नॉर्मल व्यक्ति अगर सोलर पैनल लाने जाए तो वो सोचता है कि इससे जब 15,000 रुपये लग जाएंगे, इससे ऐसा 2 साल में नॉर्मल जो लाइट आ रही है उससे लेता जाऊँ, 15,000 का बिल तो मेरे 2 साल में आएगा, ऐसा करके वो सोलर पैनल महंगा होना एक इशू है। दूसरा, सोलर पैनल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए सेमीकंडक्टर वगैरह वो इंडिया में ना बन के चीन वगैरह में ज़्यादा बनती है, तो आयात पे अपने थोड़े बहुत निर्भर है, अभी काम चल रहा है इस पर बहुत सारा। इसके अलावा सोलर का एक इश्यू है कि सोलर के लिए एरिया भी चाहिए, खाली जगह चाहिए जहाँ पे लगा। इसके नीचे लोग खेती वगैरह भी करते हैं पर खेती वगैरह इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती, उसके आसपास हीट वगैरह हो जाती है, वो सब समस्याएं आती है। सोलर पैनल जहाँ लगाते हैं उसके आसपास खूब हीट हो जाती है, ठीक है, तो ये एक इशू आता है, तो खाली जगह चाहिए। राजस्थान में क्योंकि खाली जगह खूब है, वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में खूब खाली जगह है, तो सोलर पैनल इतनी राजस्थान के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है।